मंच पर उपस्थित आज की जिनकी अध्यक्षता में मंडल की बैठक हो रही है, ऐसे हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, आपकी विधानसभा नीलोखेड़ी के माननीय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे इस मंडल के पालक संगठन की योजना में हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय यशपाल ठाकुर जी, वर्तमान में बहुत बड़े दायित्व को देखते हैं, पूर्व में जिला उपाध्यक्ष, पूर्व में जिला के महामंत्री आदरणीय राजवीर शर्मा जी, हमारे मन की बात के कार्यक्रम के जिला के संयोजक मुकेश काम्बोज जी, बहन मीना चौहान जी, प्रोफेसर साहब, विष्णु साहब, आप सबका अभिनंदन स्वागत है। जो हमारे इस मंडल के पदाधिकारी हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, शक्ति केंद्रों के प्रमुख हैं, पूरी हाजिरी है, और इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकर्ता जो बैठे हैं, सबका अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, ये प्रदेश के बाद, जिले के बाद ये मंडल की कार्यकारिणी की बैठक है, ये कोई जनसभा नहीं है। तो इसमें वही आपेक्षित लोग थे जिनको संगठन ने बुलाया, जिनके पास संगठन की कोई जिम्मेदारी है। तो संगठन की जिम्मेदारी जो प्रदेश में है उनसे जिले तक आई और जिले से मंडल तक आपके पास आई है। और इसको कार्यक्रम को जैसे आज हम मंडल में कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोगों ने इस बैठकों को, इन कार्यक्रमों को शक्ति केंद्र पे लेके जाना है, जहां पर आपके बूथ के कार्यकर्ता रहे, यानी ऊपर से शुरू होकर के सारी योजनाएं नीचे तक जानी है। अब वास्तव में समाज में धरातल पर या पार्टी के आम कार्यकर्ता तक, सदस्य तक वो बात पहुंचेगी जो प्रदेश होता है, जो राष्ट्र होता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का संदेश, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश वो बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंचे और उस बूथ के कार्यकर्ता के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र का विकास करने के लिए, देश की तरक्की के लिए किस प्रकार की योजना बनी है, उसको कैसे हमें प्राप्त करना है, ये विषय है। विधिवत रूप से संगठन की बैठक जैसे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, वैसे मंडल स्तर पर, और उसी प्रकार से जैसे आपने देखा दीप प्रज्वलन हो रहा है, तस्वीरें लगी हैं, पुष्पांजलि हो रही है, मंच पर वो लोग बैठे हैं जो होने चाहिए, संगठन के लोग हैं। इसके अतिरिक्त जो पहली पंक्ति में लोग बैठे हैं, मंडल के पदाधिकारी, जिला का पदाधिकारी है, फिर उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, सदस्य, एक डेकोरम है, इसी तरीके से बैठा जाता है। और दूसरे पार्टियों में और हमारी पार्टी में यही अंतर है, वरना तो उनका भी आपने देखे होंगे, टीवी में देखते हैं किस प्रकार से मंच में नीचे लोग कम होते हैं, मंच पे ज्यादा होता है, थोड़ी देर में मंच टूट जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, सब उसी पे बैठना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो एक जो व्यक्ति आज इधर बैठा, पता नहीं कल को अगले 6 महीने के बाद आप इधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, उसमें वो संगठन में जो जैसा काम करता रहता, समय समय पर उसी प्रकार की जिम्मेदारी मिलती रहती है। ये भी पक्का है कि संगठन हर कार्यकर्ता को नजर रखता है। 12 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में और विश्व स्तर पर ले तो हमारे सदस्यों की संख्या 12 करोड़, और 12 करोड़ को अगर 4 से भी गुणा करें तो 50 करोड़ घरों तक हम पहुंचे। 50 करोड़ सदस्य ऐसे हो जाते हैं। अगर 12 करोड़ घर है, एक घर में 4 सदस्य, तो 50 करोड़ लोग तो हमारे साथ ऐसे जुड़ेंगे, बहुत बड़ी संख्या, विश्व में कोई नहीं। और वो सब आप लोगों के प्रयत्नों के कारण, कोशिशों के कारण है। लेकिन अभी भी वो काम अधूरा है, जिस काम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में भारतीय जनसंघ बना या हम राजनीति में आए थे, वो लक्ष्य अभी दूर है। वो लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, परम वैभव तक इसको लेकर के जाना और भारत को दोबारा से विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना, ये लक्ष्य है। ये तो बाकी में रास्ते में आने वाले मंजिलें हैं कि चुनाव लड़ दिया और देश में सरकार बना ली, चुनाव लड़ दिया, देश में सरकार बना ली, क्योंकि ये तो एक साधन है जनता की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, अपने संगठन को बढ़ाने का। ये माध्यम है। चुनाव लड़ना, सरकार में आना, मंत्री बनना, विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये लक्ष्य नहीं। ये हमारे कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा कि लक्ष्य कुछ और है। कुछ कार्यकर्ता राजनीति में इसलिए आते हैं कि मुझे तो विधायक बनना है, लेकिन विधायक बन के क्या करना है? विधायक बन के भी तो कोई लक्ष्य होगा। तो विधायक बन के 2 तरीके के लक्ष्य होते हैं, या राजनेता बनकर, या संगठन का बड़ा पदाधिकारी बनकर। किसके बन रहे हैं? वे चुनाव लड़ लेंगे, ठीक है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे, करेंगे क्या? करना वही है, चाहे वो सत्ता में जाकर के कर लो, चाहे संगठन में जाकर कर लो, चाहे बड़े पद पर रह करके बोलो, चाहे बूथ का अध्यक्ष बन के कर लो, काम एक ही है।
इस देश का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना, लोगों के मनों को अच्छा करना, लोगों में भावना को पैदा करना देश के प्रति, ये लक्ष्य है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि जब आप शास्त्रों में पढ़ते हैं तो नाम क्या आता है भारतवर्ष का? जम्बूद्वीप है, भारत खंड है। जम्बूद्वीप यानी कि इसमें एशिया महाद्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ यूरोप के महाद्वीप भी आता है, उसको मिलाकर के एक क्षेत्र बनता है जम्बूद्वीप जिसको बोलते हैं, उसमें भारत खंड। तो भारत खंड आज का भारत नहीं, वो भारत क्या था? इस भारत में से टूट करके निकला है बांग्लादेश, इसमें से टूट करके निकला है पाकिस्तान, इसमें से टूट करके निकला है श्रीलंका, इसमें से टूट कर निकला है बर्मा, बर्मा के बाद भूटान, भूटान के बाद तिब्बत, तिब्बत के बाद नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ईरान, अफगानिस्तान। ये पूरा भारत था, एक समय पे ये भारत था। अब आप सोच सकते हैं कि टूट टूट के ये क्यों रह गया? भाई साहब आपस में बात तो करो ना, बड़ा मुश्किल से समय मिलता है सबको। घर से निकल के हम लोग आए हैं, 2-3 घंटे हम लोग लगाने वाले हैं और यहाँ पे सुन के भी नहीं जाएंगे, कुछ लिख करके भी जाइए। आपको बैठक लेने के लिए अभी शक्ति केंद्रों में जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप में से कोई बोलेगा, जो विधायक जी बोलेंगे आप में से कोई बोलेगा, जो राजवीर जी बोलेंगे, जो यशपाल जी बोल गए, मीना जी बोलेंगे, ये सब आपको बोलना है। जाकर बोलोगे क्या वहां जाकर? मैं भी ऊपर से सीख किया, मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूं, हमको भी बताया, मैंने भी लिखा हुआ, कुछ लिख लिया, कुछ याद हो गया। तो लिखोगे नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। बाद में कहेंगे यार फोन करके यार बताइए क्या क्या बोल गया था, मैं तो 4 चीजें तो याद है, 6 भूल गया। तो इसको याद भी रखना, इसको लिखना भी पड़ेगा। तो इतना बड़ा विशाल भारत आज इतना सा छोटा भारत क्यों रह गया? ये विषय सोचने का है। और ये भारत और टूट के छोटा ना हो, जो आ सकता है पाकिस्तान और कोई कश्मीर वो भी भारत में आ जाए, इस प्रकार की योजना से काम करके उस कश्मीर को भी वापस भारत में लेकर के आना, ये लक्ष्य है। आने वाले समय बैठ जाइए, बोलिए, आते रहिए, बैठ। होगा कैसे? उसके लिए पार्टी निरंतर संगठन का काम करती रहती है। सरकार अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री अपना कर रहे हैं, विधायक अपना कर रहे हैं, मंत्री अपना कर रहे हैं। उनका काम है विकास के कार्य को लगा के रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाओं को जनता के बीच ले जाना, वो एक अलग तरीका है। लेकिन लोगों का मानसिक स्तर भी ऊंचा उठे, लोगों की सोच भी बदले, देश के प्रति प्रेम की भावना, समाज के प्रति मान सम्मान की भावना, परिवार में संवेदनशीलता, आपस में मेल जोल, समाजों के बीच में टकराव ना हो, धर्मों के पंथों के बीच टकराव ना हो, ये सरकार नहीं कर सकती, ये समाज करता है। और हम समाज का अंग है, समाज से ही पार्टी बनी है, हम भी समाज के तो लोग हैं। आप में से कोई राजपूत समाज से होगा, कोई ब्राह्मण समाज से होगा, किसी अन्य समाज से होगा, लेकिन आकर के पार्टी में हुए तो एक हो गए। तो ये उदाहरण ये प्रस्तुत करना कि हम किसी भी समाज से हैं, भारतीय जनता पार्टी में आकर के सब समाज एक ही झंडे के नीचे हो जाते हैं। यहाँ जाति पात खत्म हो जाता है, संप्रदाय वर्ग खत्म हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और कहां से शुरू हुआ है? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और ये 2025 है, 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कुछ उसके बारे में भी पढ़िए। उन्होंने देश की आजादी से लेकर और देश के हर संकट में मानवता की सेवा की। और ये जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, ये भी उन्हीं के द्वारा दिया गया विचार है कि देश में एक राजनीतिक दल ऐसा होना चाहिए जो कांग्रेस अंग्रेजों के बताए हुए कदमों पर चल करके इस देश में राज कर रही है, उसको बाहर करके ऐसी राजनीति में, ऐसे संगठन, ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में आए जो अपने देश की बात करे, जो अपने देश के गरीबों की बात करे, अपने देश के किसान की बात करे, जमीन की और धरातल की बात करे। और वो लोगों ने स्वीकार कर लिया 77 साल के बाद, उनको कहिए 67 साल के बाद, 2014 में हमारे 25 हुई है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका एजेंडा राष्ट्र के विकास का है, राष्ट्र प्रेम का है। इसीलिए भारत माता की जय यूं मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का नारा ही हो गया। दूसरे लोग तो इसको बोलने में भी हिचकिचाते हैं कि अगर मैं कहीं भारत माता की जय बोलूं, लोग ये न कहे भी ये कांग्रेसी नहीं है तो भाजपा में है। इतनी कुंठा होगी उनके मन में भारत माता की जय बोलने में कि अगर मैं भारत माता की जय बोलूंगा तो सब लोग कहेंगे बीजेपी। कम से कम हमारी ये पहचान, तो हम इस पे गर्व करते हैं कि भारत माता की जय हम बोलते हैं।
उस भारत माता की जय को जीते भी। मेरा विषय इसी पर। अभी सरकार की सारी योजनाओं के बारे में माननीय विधायक जी बताएंगे, दूसरे विषय पर राजवीर जी बताएंगे, मन की बात का कार्यक्रम भी रखेंगे, बीना बहन जी भी अपना विचार रखेंगे। मेरा विचार अलग से है। एक विषय मेरे पास है, इन सबके पास एक एक विषय है। आपने मंडल अध्यक्ष एक व्यक्ति की नियुक्ति किसी महामंत्री के करिए, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, अंतिम सत्र तक कौन कौन रहता है, कौन चला जाता है, उसका नाम नोट करना, वो मुझे देना है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, अपेक्षा। हम प्रदेश में भी ऐसे बैठते हैं, जिले में भी ऐसे बैठते हैं, मंडल में भी ऐसे बैठना, शक्ति केंद्र में भी ऐसे बैठना है। आखिरी वक्तव्य होने तक, राष्ट्रगान तक हम सबको यही रहना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही हो। वो लोग हैं जो 50 डिग्री के टेम्परेचर में रेगिस्तान में 55 डिग्री में भी रहते हैं ड्यूटी पर, और -40 डिग्री में सियाचिन में भी, वो भी हम जैसे लोग हैं, और हमारे लिए कर रहे हैं। हम भी इस देश के लिए इतना तो कर सकते। तो मेरा जो विषय है, वो मुझे विषय मिला है आपके बीच में रखने का सेवा पखवाड़ा, और उसके बाद पंच परिवर्तन, दो विषयों से जुड़ा हुआ विषय। सेवा पखवाड़ा यानी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके बाद 25 सितंबर को कौन बताएगा क्या है? संगठन के लोग हैं। हाँ, आप बताइए। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी, तो दो तो बड़े बड़े जन्मदिन, और 2 अक्टूबर आ रहा है उसके बाद। तो 2 अक्टूबर को क्या है, कौन बताएगा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती। ये 3 कार्यक्रम आ रहे हैं, यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो समय है, 15-17 दिन का, वो पखवाड़ा हमने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाना, कार्यक्रम करते हैं। क्या कर सकते हैं? हम रक्तदान शिविर लगा सकते हैं, एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए कुछ वृक्षारोपण कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सफाई अभियान कर सकते हैं, विधायक जी के साथ कर सकते हैं, सरपंच साहब के साथ कर सकते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन है, नगर पार्षद हैं, उनके साथ कर सकते हैं, ब्लॉक समिति के हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर के कर सकते हैं। नहीं तो संगठन मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, मंडल के और कार्यकर्ता अपने पदों के हिसाब से 5-5, 4-4 लोग के लेकर के उस दिन भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। यानी 4-5 कार्यक्रम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। इस पखवाड़े के दिनों में वृक्ष भी लगाएं, सेवा का काम भी करें, रक्तदान का भी कार्यक्रम करें, अस्पताल में जाकर के फ्रूट और फल भी बांट सकते हैं, अनाथाश्रम में जाकर के उन बच्चों के सिर पे हाथ भी फेर सकते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर के उन माता पिता के लिए जो वहां पर बैठे घर से भोजन बना के ले जाकर के उनके साथ बैठ करके उनसे भोजन करके एहसास दिला सकते हैं, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़ करके चला गया था, मैं भी आपका बेटा जैसा हूं, मैं अपने घर से आपके लिए 2 रोटी बना करके लाया। ये काम करने हैं अपने। मेरा ये वाला विषय यहां तक रहता है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की कमी। दूसरा विषय है पंच परिवर्तन। पंच से मतलब 5 और परिवर्तन मतलब बदलाव। 2047 का भारत बनाने के लिए 5 परिवर्तन समाज में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहो, और वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विचार परिवार ने हम तक भेजे हैं कि इसको लगातार समाज में आगे बढ़ाना, और ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है, जो सपना देखा जा रहा है विकसित भारत का, विश्व गुरु भारत का, वो तब पूरा होगा। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनाने से विकास हो सकता है, भौतिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास कैसे होगा? जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें। शारीरिक विकास जैसे जब शरीर के लिए एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ योग करेंगे, शारीरिक विकास तो तभी होगा। लेकिन आंतरिक विकास, अंदर का विकास, मनुष्यता का विकास कैसे होगा, एक कार्यक्रम उस पर आता है। तो पंच परिवर्तनों में पहला परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन। नोट करिए, कुटुंब यानी मेरा परिवार, प्रबोधन मतलब उसका प्रबंधन सबसे, और बाकी जो 4 अन्य है, 5 परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन है पर्यावरण में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन है स्व का भाव। स्व मतलब मेरा अपना निजी भाव क्या होना चाहिए। चौथा परिवर्तन है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के नाते हमारे कर्तव्य क्या है, और एक है उसमें 5वां समरसता, सामाजिक समरसता। समाज में कैसे समरसता हो, एक साथ मिलकर के कैसे काम करें। ये 5 बिंदु हैं, लेकिन जो पहला बिंदु है सारी जड़ वहीं पर है।
हम दूसरे के घरों में जाकर उपदेश देने से बढ़िया जब अपने परिवार से शुरू करेंगे, तो वो हम परिवार के 5 लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, जाकर तो 5 लोग काम करेंगे जब समाज में, तो मेरे परिवार से शुरू होकर पूरे समाज में पहुंच जाएंगे। तो कुटुंब प्रबोधन में क्या है? उदाहरण के तौर पे मैं अपना ही परिवार लूं। मेरे परिवार में अब हम जैसे 3 रह गए, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां शादी होती चली, जब बेटियां थी तब भी क्या 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल है और 5 ही कमरे हैं, सब अपने अपने मोबाइल को अपने अपने कमरे में लेके बिजी है, व्यस्त है, बहुत समय नहीं हम एक दूसरे से बात कर रहे। वो कह रहे मम्मी इधर ही दे दो एक रोटी, वो कह रही मम्मी इधर ही दे दो, दूसरी बहन कह रही पापा को वहीं दे आओ। 5 लोग 5 कमरों में खाना खा रहे हैं, 5 मोबाइल पर लगे हैं, कब सुबह हुई कब रात हुई कौन कब सोए किसी को कुछ नहीं। ये परिवार है क्या? यही कहानी हम सबके परिवार में, हमें यही नहीं पता कब सुबह हुई है कब रात हुई। मैं क्या देख रहा हूं मोबाइल पे उससे कोई मतलब नहीं, बेटी क्या देख रही मोबाइल पे, बेटा क्या देख रहा है कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति सत्संग देख रहा है, एक उसी में गेम खेल रहा है, एक चैटिंग कर रहा है किसी से, दूसरा परिवार में वो झगड़ा बहू बेटियों वाला जो टीवी पे सीरियल चलते हैं, आज बहू ने किस सास को क्या कर दिया और उस सास ने बहू के खिलाफ क्या कर दिया, इस प्रकार का सारा वातावरण हमारे घर में है। और यही सब घरों की कहानी है। तो देश इकट्ठा कैसे हो गया जब परिवार इकट्ठा नहीं है? तो परिवार में पहली गुरु, बच्चे की पहली गुरु माता है, वो मां व्यस्त है, वो टीवी सीरियल में व्यस्त है। एक घर में 3 बहुएं हैं, तीनों में आपस में कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे को हराने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, प्रॉपर्टी हड़प करने का। तो मानसिकता ही वैसी बनती चली जाए, चाहे ना चाहे जेठानी के साथ घर में बैठे वैसे ही भाव आ रहा है, वो भी यही सोच रही होगी मेरे बारे में, क्योंकि हम देखी ऐसी चीज नहीं। पहले क्या देखते थे? पहले सब लोग बैठ करके एक समय खाना इकट्ठा खाते थे, कम से कम एक समय तो खाते थे, दोपहर का नहीं खा पाते थे, सब काम धंधे पे। अब हम घर में होते हुए भी नहीं खाते। तो पहला काम क्या करना है कुटुंब प्रबोधन में? रोज कम से कम सारे परिवार ने जो है एक बार इकट्ठा भोजन करना। अब अपने परिवार से शुरू करेंगे और इस बात को प्रचारित भी करेंगे कि हम तो ऐसा करते हैं। हमारे बेटे को पता ही नहीं है कि ऐसा होता भी था, हमारे पिताजी करते थे, हमसे छूट गया, कसूरवार हम हैं। तो वो संस्कार दोबारा से जीवंत करना है कि हम कम से कम एक बार रोज के इस फोन को बंद करके भोजन इकट्ठा करें और भोजन के बाद 10 मिनट बैठ करके एक दूसरे की पूछें, तेरे बेटे दफ्तर में क्या चल रहा है, मम्मी तो सारा दिन घर पे रहती है, बोलबनी होती है, अच्छा आपको कोई और सीरियल देखना है तो मैं वो भी अब डाउनलोड कर दूं। इस प्रकार की बात करेंगे तो एक दूसरे से संबंध ये बढ़ेगा कि इसको मेरी चिंता है। खाली घर में रह करके सामान सुविधा जुटा देना, बड़े बड़े फ्रिज लगा देना, एसी लगा देना, ये सुविधा वो सुविधा कर देने से महिला को सुख नहीं मिलता है, संसाधन मिलता है, साधन मिलता है, सुख कुछ और। हम घर पहुंच रहे हैं, उसने बहुत 4 व्यंजन फालतू बना के रखे हैं, उससे सुख नहीं मिलता है। सुख तो नमक रोटी में भी मिल जाते हैं। उसने भी यूं थाली रख दी भी मेरा तो सीरियल शुरू हो रहा है, तू अपना खा और मैं अपना सीरियल देखूं, तो सुख नहीं, सुख कुछ और। इस शरीर को हम बांटे हैं तो ये 4 हिस्सों में अपना जीवन जीते हैं। एक है शरीर, एक है मन, एक है बुद्धि और एक है आत्मा। ये चारों अपना अपना सुख मांगते हैं। शरीर मांगता है ऐश और आराम, जो इसके पीछे भागता है उसका सबसे पहले नाश है, क्योंकि वो इसी में उलझा रहता है। इसको क्या चाहिए? ये कहता मुझे खाने पीने के लिए मस्त चाहिए, चटोरी चीजें चाहिए, सो के आराम से सोने के लिए व्यवस्था चाहिए, गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, ठंड लग रही है तो हीटर चाहिए। ये सुख ये इतने तक सीमित है। कुछ लोग इसी के सुख में लगे, हम भी इसी को खुश करने में लगे। कुछ मन को इससे आगे निकल करके सारे साधन जुटा लिए, तो वो साधनों से संतुष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं। मन कह रहा है कि आज क्रेटा आ गई, ना विधायक जी के पास तो यार फॉर्च्यूनर है, मेरे तले भी फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। उसकी प्राण फॉर्च्यूनर में अटक, वो सुखी नहीं है क्रेटा। अब फॉर्च्यूनर आ गई है तो वो देख रहा है कि यार नवीन जिंदल के पास तो हेलीकॉप्टर है, तो फॉर्च्यूनर वाले का सुख हेलीकॉप्टर में अटक गया। आज वहां पर गए तो मेरे को सामने बिठाया था माला मंडल अध्यक्ष ने, बुक्का उनको दिया शर्मा जी को, मुझे नहीं मिला, बस मैं दुखी हूं, है ना।
तो ये मन क्या मांगता है? मान और सम्मान, अभिमान, ये इसमें उलझा। कुछ लोग हम यही उलझे हुए, हम इसलिए दुखी हैं। कुछ लोग बुद्धि में इन सबसे ऊपर चल के वो कहता है मेरे से बड़ा बुद्धिमान तो कोई नहीं, जो भारत भूषण बोल गया था इससे ज्यादा तो मैं बोलता, पर मैं सामने बैठा था, बोलता कैसे? अब वो मेरे से परेशान हो रहा होगा। मैं जब उधर बैठता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं कि यार इस मुझे भी ये पता था, ये तो ज्यादा पता है क्या? ना, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, परमात्मा ने बुद्धि सबको दी है। वो स्कूल में कितना पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। जीवन का अनुभव या उस परिवार के संस्कार में जो वो जिया है, उसके आधार पर उसके अंदर जो व्याचार, आचार, संस्कार, परंपराएं जीवित है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। तो वो बुद्धि क्या मांगती है? ज्ञान और विज्ञान। शरीर मांगता है ऐश आराम, मन मांगता है स्वाभिमान, सम्मान, और बुद्धि मांगती है ज्ञान और विज्ञान, तर्क और वितर्क। मैं बड़ा, वो मेरे से छोटा, वो वहां उलझ गई। उससे ज्यादा बढ़िया तो मैं बोल सकता था, उससे ज्यादा लोग तो मेरे साथ हैं, उसको तो बना दिया जिले का, वो लोग तो मेरे साथ हैं वहां पर। और जो इससे भी आगे निकल गए वो जाते हैं आत्मा पे। तो आत्मा मानती है भगवान। ये जीवन के 4 स्तर हैं। हम कहां अटके हैं ये हमें सोचना है। और जहां हम अटके हैं, अगर हमारे परिवार में उस विषय पर चर्चा होती है तो हम बेटे को संतुष्ट कर सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी 1 लाख रुपए महीने की जॉब, चिंता मत कर, तेरे पापा ने तो 10,000 से शुरू की। शांति रख जीवन में, वो भी सुख पैसे से नहीं, सुख साधन से नहीं है, सुख तो आत्मा की संतुष्टि से है। और आत्मा की संतुष्टि भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि आध्यात्म में है। और भारत एक ऐसा देश है जो आध्यात्म के ऊपर पिछले 10,000 वर्षों से पूरे विश्व का नेतृत्व करता चला आ रहा है। इसीलिए विश्व गुरु कहा जाता था। उसको जो गद्दी चली गई है उसको दोबारा से प्राप्त करना है, इसलिए ये कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम चला। एक बेटा वो था जो राम पिता की एक वचन बोलने से 14 वर्षों का वनवास को चला गया। आज वो बेटा राम कहां चला गया? वो बेटा उसकी जगह कैसे आ गया कि बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला जा रहा है? परिवर्तन देखो ना, हमारी आत्मा नहीं कांपती क्या ये देख करके? कल्पना करके देखें कि मेरा बेटा मेरे को कल को कहे बापूजी हो गया तेरा काम, को अब कर अपना प्रस्थान, संन्यास आश्रम में निकल जरा कहीं वृद्धाश्रम, देख क्या गुजरेगी। वो राम कहां चला गया जो पिता की एक शब्द पे राज्य छोड़ सकता था? वो बेटा उसकी जगह कैसे आ गया जो पिता को कहता है, माता को कहता है भी चलो वृद्धाश्रम? वो भाई कहां चला गया जो भरत बन करके सिर पे खड़ाऊ रख करके 14 वर्षों तक राज्य की रक्षा करता रहा कि राम आएंगे और राज्य उनके लिए संभाल के दूंगा? उसकी जगह वो भाई कैसे आ गया जो षड्यंत्र करके उसकी भी जमीन हड़प कर रहा है, किसी के साथ मिलकर के भाई की हत्या भी करा देता है? वो सीता जैसी पत्नी कहां चली गई जो सारा सुख छोड़ के राजमहल का पत्नी के साथ वनवास में चली गई? और आज वो पत्नी कैसे आ गई जो पति को अदालत में खड़ी लेकर के और दुहाई मांग रही है कि मुझे तो इससे तलाक चाहिए? ये परिवर्तन क्यों आया है? जब तक देश इस पर विचार नहीं करेगा, जब तक समाज इस पर विचार नहीं करेगा, तब तक समाज में ये कुरीतियां खत्म नहीं होंगी, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, देश फिर बंटवारे की तरफ जाएगा। क्योंकि हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार भूल रहे हैं, खो रहे हैं। कैसे? कोई सलीम सुनील बन करके मेरी बेटी से रोज बात कर रहा है, वो लव जिहाद का एक कार्यक्रम चल रहा है। कोई लतीफ ललित बन करके मेरे बेटे के साथ रोज घूम रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है, गलत संगत में लेकर जा रहा है, शराब के नशे में ले रहा है, राष्ट्र विरोधी कामों में लेकर के जा रहा है। मेरा बेटे का हनन वहां पर हो रहा है। और तो और समाज में ये कहां से आई? हम सब उस युग से ही हैं, उस काल से ही हैं कि माता पिता ने शायद लड़की का जन्म पत्री मिलवा दिया, कह दिया कि बेटे की जन्म पत्री मिल गई, विवाह होगा। और समाज के सामने छात्रों को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मान करके एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर दिया और 7 जन्म का बंधन हो गया। और आज वो कहां से आ गया? वो जोड़ा जो आपके घर में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में किराए पर रह करके एक लड़का और एक लड़की, वो किसी शहर की, वो किसी शहर का, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और 2 साल इकट्ठे रहने के बाद, सारे संबंध होने के बाद वो अपने घर और अपने घर, क्योंकि हमारे विचार नहीं है। इस समाज की स्थिति है ना। किसी कानून में किसी ने उसको स्वीकार कर लिया हो, क्या हम स्वीकार कर सकते हैं इस बात को कि समाज ऐसा होना चाहिए?
हम अपनी बेटी की तरफ, हम बेटे की तरफ देखें, क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दे, किसी के साथ रह लो, जैसे मर्जी रह लो, और फिर हम कहें कि अब संबंध नहीं रहा? संबंध तो आ ही नहीं रहा, क्या संबंध तो बना ही नहीं, कोई आत्मा का संबंध नहीं, कोई सामाजिक संबंध नहीं, कोई विटनेस नहीं, कुछ नहीं, कोई परंपरा ही नहीं। तो समाज इस तरफ विकृत होता चला जा रहा है। इसलिए परिवार का प्रबंधन सबसे पहले, भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में नहीं, हिम्मत करो मेरे घर में भी पैदा हो जाए। कुर्बानी दूसरे का बेटा नहीं देगा, मेरा बेटा भी दे। इसलिए अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना, वीर सावर की कहानी सुनाना, कैसे देश आजाद हुआ, कैसे देश गुलाम हुआ, ये कहां से लेकर के सब सुनाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है। नानी की कहानी, दादी की कहानी, दादा की कहानी खत्म हो गई, उन कहानियों को दोबारा से लेकर के आना पड़ेगा। पिता के नाते मुझे बैठ करके किसी भी तरीके से, बहाने से अपने परिवार को एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी, अपने परदादा की सुनानी पड़ेगी, अपने नाना की सुनानी पड़ेगी कि वो ऐसा व्यक्ति था कि बाघ के साथ, शेर के साथ भी लड़ जाता। जरूर आपके दादा परदादा की, नाना की कोई कहानी होगी और गौरव करने वाली कहानी होगी। उस कहानी को दोबारा से लेकर के जीवंत करो अपने परिवार में। उस बेटी को सीता का चरित्र सुनाओ, उस बेटी को अनुसुईया का चरित्र सुनाओ, उस बेटी को अहिल्या का चरित्र सुनाओ, उस बेटी को सती जी का सुनाओ कि जिसने अपने पति के लिए अग्नि में दहन कर लिया था, जब पति का अपमान सहन नहीं कर लिया था और आज अदालत में पति को लेकर खड़ी। इसलिए कुटुंब प्रबोधन सबसे पहली कड़ी है। राष्ट्र की सबसे छोटी कड़ी परिवार और सबसे बड़ी कड़ी देश। परिवार बचेगा तो देश बचेगा। परिवार संस्कृत होगा, सुसंस्कृत होगा, परंपरा वाला होगा तो देश परंपरा वाला बन जाएगा। अगर परिवार टूटते चले जाएगा तो राष्ट्र का चरित्र भी वैसा ही बनता चला जा रहा है। ऐसे थोड़ी जजों की हिम्मत पड़ गई कि उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप को हम कानूनी मान्यता देते हैं। नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारी मानसिकता कमजोर हो गई है। लोग मोमबत्ती लेके सड़कों पे नहीं उतरे, लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पे नहीं उतरे। मौन भी अगर हम आंदोलन करते तो चीफ जस्टिस को दिख जाता कि गलत फैसला, ये भारत में ये नहीं चलेगा। इसलिए धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता ने हम पर ये सब कुछ कर दिया। हम अपना उदाहरण है, मैं अपना उदाहरण में सारा दिन भर जब भी 1 मिनट का टाइम मिलता है मोबाइल पे देखना शुरू होते, देखते क्या है, रील। आपकी रील देख रहा हूं, दुनिया भर की रीलें में देख रहा हूं, कुछ अपनी भी बना करके डाल रहे हैं, लेकिन चल क्या रहे, रील कैसी चल रही है। कोई शराबी वाली रील बना रहा है, कोई गुंडों वाली रील बना रहा है, कुछ राष्ट्र के काम के लिए, समाज के विकास के लिए कोई रील दिखती है और भी हम रील देखे जा रहे हैं। और जो हमें रील दिखा रहे हैं वो एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हमारी रील देखने के कारण। उनका तो व्यापार है और हम अपना समय उसी में बर्बाद करते हैं। इसलिए परिवार का प्रबंधन, कुटुंब का प्रबंधन, मोहल्ले में आपस में मिलना जुलना, पड़ोसी को यह विश्वास हो कि आधी रात को फोन करूंगा तो करमवीर जी उठ के आ जाएंगे। मेरा भाई तो सूरत में रहता है, आपका भाई जयपुर में रहता है, सबके इधर उधर रहते हैं, बेटा कहीं और है, बेटी कहीं और है। कौन है मेरा साथी? मेरा पड़ोसी। क्या मेरा पड़ोसी के साथ संबंध अच्छा है? क्या उसको अधिकार है आधी रात को मेरा दरवाजा खड़काए, जोर से चिल्ला करके बाहर निकल, उठ चल, तब वहां चल, अस्पताल चल, तेरी भाभी की तबीयत खराब? अधिकार ही नहीं दे रखा, दे नहीं रखा तो है भी नहीं। हम भी आधी रात को कोई दिक्कत होगी सोचे तो क्या करूं, तो यार मेरे पास दवाई भी नहीं है और कोई है भी नहीं है, कैसे लेके जाऊं? स्कूटर मेरे से चला गया नहीं, पड़ोसी के कार है, मांग में उससे सकता नहीं, मेरी बोलचाल नहीं है। ऐसे जी परिवार से शुरू करेंगे तो पड़ोस में जाएंगे, पड़ोस से मोहल्ले में जाएंगे, शहर में जाएंगे, प्रांत में जाएंगे, देश में जाएंगे। एक जैसी बात जब चल पड़ेगी तो ये आत्मा से आत्मा का मिलन है। इसी को कहते हैं दीप से दीप जलाना। हमें ये करने की जरूरत है, ये अपना देश है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने दिए, आपके सामने और बहुत ज्यादा है, आप मुझसे भी ज्यादा देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे नशे में उलझे हुए, किसके बच्चे? मेरा बच्चे। थाना में रोज को महिलाओं को छेड़ने की, बेटियों को छेड़ने की हरकतें आ रही हैं। किसके बेटे हैं? आपके और मेरे बेटे तो हैं। मैंने अपने बेटे को यह नहीं सिखाया कि तेरी नजर महिला के सामने झुकनी चाहिए, क्योंकि तेरी बहन को अगर इज्जत चाहिए तो दूसरे की बेटी और दूसरे की बहन को भी इज्जत चाहिए। मेरे बेटे की हिम्मत कैसी हो जाए कि वैसी हरकत करते? ये सब कुछ सिखाना शुरू अपने परिवार से करना और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा।
एक मुख्य विषय ये था कुटुंब प्रबोधन। लेकिन कुटुंब प्रबोधन से आगे मैं जो 4 विषय दे रहा हूं छोटे छोटे, वो इसी पर आधारित है, क्योंकि शुरू वो भी यही से होने। अगला विषय पर्यावरण, प्रकृति है, इसकी रक्षा करना। पश्चिमी देश कहते हैं संसाधनों का उपभोग करो, भोगो, इनको भोगो। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, चाहे पेड़ काटो, चाहे सोलर एनर्जी को गेन करो, चाहे धरती से जितना मर्जी पानी निकालो, चाहे जितने मर्जी सर्विस स्टेशन खोल लो, इस्तेमाल करो इनका खूब। लेकिन उनका समर्थन करने के लिए कोई सोच पाश्चात्य सोच नहीं। अकेला सनातन धर्म है जिसने नारी की भी पूजा की, मनुष्य शुरू हो गया। उसने भगवान से लेकर के और छोटे से छोटे जीव की पूजा की अपने धर्म में। देखो, पशु की पूजा हम करते हैं माता के रूप में, गाय माता के रूप में। पक्षी की पूजा हम करते हैं, गरुड़ की भी पूजा होती है। चींटियों को भी दाना डालते हैं कि ये भी जिए। वृक्ष की पूजा पीपल के रूप में करते हैं, गोवर्धन की पूजा पर्वत के रूप में करते हैं, नारी की पूजा गहन में बेटी के रूप में करते हैं, कन्या के रूप में करते हैं, नाग की पूजा करते हैं। धरती पर कोई ऐसा प्राणी जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं है जिसका सनातन धर्म पूजा नहीं करता। ये है प्रकृति का संवर्धन करना। हम वस्तुओं का, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं, भोग नहीं। उपयोग वो करता है जिसको पता है आज जरूरत है, रोटी कल भी खानी है, इसलिए आटा कल के लिए भी चाहिए। तो पेड़ काटना घर बनाने के लिए जरूरी है, तो पेड़ लगाना भी जरूरी है। ये हमारे संस्कारों में है, हमारी परंपराओं में है। हम उसको भी भूले, दोबारा से उस तरफ भी जाना पड़ेगा। तो लेकिन मुझे अपने बेटे को आज सिखाना पड़ेगा कि बेटा आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ों की ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसलिए आज तू भी एक पेड़, लेकिन मैं उसके साथ लगाऊंगा तब वो लगेगा। पर्यावरण, उसको पता हो कि मैंने समर्सिबल लगा दिया, मेरे पास पैसे हैं, मैं 1 नहीं मैं 2 लगा सकता हूं, मैं 6 इंची भी लगा सकता हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे, मैं अपने घर के पास बोर भी कर दूंगा, पूरा सारा पानी में ले सकता हूं। मेरे पास 10 गाड़ियां, मैं 10 गाड़ियां भी धो लूंगा। लेकिन एक व्यक्ति को अगर 1 बाल्टी 15 लीटर पानी चाहिए, उसके अलावा जो हम खर्च कर रहे हैं वो हम पानी का नुकसान कर रहे हैं। आने वाले समय में विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए लड़ाई होगी। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो प्रकृति ही बना सकती है, हम नहीं बना सकते। हम मनुष्यों को पैदा नहीं कर सकते, अलग से नहीं बना सकते कि ये तो मैंने बना लिया अलग सा इंसान। प्रकृति ही बनाती है उसको। कल्पना करिए हम सबकी शक्ल एक जैसी होती, सारे एक जैसी शक्ल के होते, तो क्या होता है? सबके 2 कान, 2 आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर डाल के प्रभु ने सबको अलग अलग शक्ल का बना दिया। सारे फूलों का रंग एक जैसा होता तो क्या होता? सभी फूलों की खुशबू एक जैसी होती तो क्या होता? ये प्रकृति की विभिन्नता है और इसी में एकता है। ये अलग अलग रंग के फूल हैं, इसलिए हम गुलदस्ता बनाते हैं। सब रंगों के फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है। तो ये पर्यावरण की रक्षा, ये तो है बाहरी पर्यावरण, एक है आंतरिक पर्यावरण। बाहर की हवा अच्छी रहे इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, पेड़ ज्यादा लगे। भाई साहब आप बैठ जाइए यार, ये कार्यकर्ता है क्या? अभी तो आधा घंटा ही नहीं हुआ। हाँ वो तो है, मैं भी पी रहा हूं, मुझे भी चाहिए पानी, ऐसे नहीं। ये बाहर का पर्यावरण है, ऑक्सीजन वृक्षों से हो जाएगी शुद्ध, लेकिन आत्मा की शुद्धि कौन करे? इस अंदर की शुद्धि के लिए मेरे मन में विचार अच्छा हो, आपके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना हो, वो पता लग जाती है। मेरी नजर बता देगी जब मैं आपसे बात करूंगा कि मैं कुछ काउंट कर रहा हूं, कुछ व्यंग कर रहा हूं या वास्तव में प्रणाम कर रहा हूं। यूं करके पैरों का हाथ लगाने में, हाथ लगाने में अंतर है। तो आत्मा की शुद्धि भी जरूरी है, वो भी परिवार से शुरू। तो ये दूसरा विषय मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, पर्यावरण का, उस पर भी कहा। तीसरा विषय है समरसता, सामाजिक समरसता। समाज में एक जैसा रस हो, सब उस रस का आनंद ले, विविधता में एकता, अनेक भाषाएं, अनेक क्षेत्र, अनेक बोलियां, अनेक पहनावे, अनेक खान पान, अनेक परंपराएं, अनेक अनेक त्योहार, अनेक पूजा पद्धति, लेकिन फिर भी एक रहना है। देश गुलाम किस लिए हुआ था? इसी पर आधारित। 1000 साल पहले, 2025 से ठीक 1000 साल पहले, 1025 में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया।
हूण आए, शक आए, कुषाण आए, चाणक्य आए, गुप्त आए, लोधी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने देश को लूटा, सबने आक्रमण किए, किसी ने इधर से किया तो किसी ने उधर से किया, एक एक राज्य के टुकड़ों पे एक एक राजाओं को परास्त करते चले गए, गुलाम बनाते चले गए और होते चले गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र एक नहीं था। अगर राजपूत राजा पे आक्रमण हुआ तो ब्राह्मण ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो तो उसका राज्य है, जीत लिया, मुगल ने तो जीत लिया। अगर ब्राह्मण पर आक्रमण हुआ तो दूसरे राजा ने नहीं दिया कि उसका राज्य वो जाने, और वो कब्जा करते चले। अभी तो ये अफगानिस्तान अलग है, वरना ये भी भारत था। तभी तो ये नेपाल अलग है, ये भी भारत था। ये इंडोनेशिया आज 100% मुस्लिम देश है, वो भी भारत था। ये वियतनाम आज इतनी बड़ी ताकत है दुनिया में, वो भी भारत था। ये ईरान जो 100% मुस्लिम राष्ट्र है, वो भी भारत था। वो लोग आते गए, कब्जा करते चले गए, हम डरते रहे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए, एकता में नहीं रहे तो टुकड़े होते चले। आज भी वो हो रहा है। अभी भी समाज में कहीं ना कहीं छुआछूत है। कई जगह ऐसी है कि मेरी ड्यूटी पर ये व्यक्ति नहीं आ सकता क्योंकि ये दूसरी समाज का है, दूसरी जात का है। इन्हीं कारणों से जब समाज में दूरियां बढ़ती हैं तो हम चुप करके रह तो जाते हैं, लेकिन समय आने पर ऐसा सबक सिखाते हैं कि चलो जी आज हम तुमसे अलग हो गए। इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। मुगल कोई हजारों लाखों की संख्या में नहीं आए थे, सैकड़ों आए थे सिर्फ, लेकिन कुछ लोगों को गुलाम करते चले गए, संख्या बढ़ाते चले गए, हम उनका साथ देते चले गए, डर के मारे, लालच में किया चाहे डर के किए, संख्या बढ़ती चली गई और अलग पाकिस्तान में। राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी। देश आजाद हो रहा था तो नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था और जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था। एक देश में दोनों को प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे। महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि धर्म के आधार पर दो देश बनने चाहिए, एक पाकिस्तान जहां मुसलमान रहेंगे, एक हिंदुस्तान जहां हिंदू रहेंगे। और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था। देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, देश के दो टुकड़े कर दिए राजनीतिक इच्छा के कारण, और देश दो टुकड़ों में। अभी ताजा उदाहरण देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पाकिस्तान बना 23% हिंदू थे, आज 1.5% है। वहां कहां गए वो लोग? कुछ मरे होंगे लेकिन कुछ पैदा भी तो हुए होंगे। यहां पर 7 गुना संख्या बढ़ गई मुसलमानों की, 3.5 करोड़ से 22 करोड़ से ऊपर है आज। वो कैसे बढ़ गए? वहां के कहां चले? या तो धर्म परिवर्तन करा दिया या मर खप के काट दी। और तो और क्या जो मुसलमान देश है क्या वो खुद में सुरक्षित है? अभी 21वीं सदी में, इसी सदी में 3 देश, एक यूरोप में, एक एशिया में और एक अफ्रीका में, 3 देशों का विभाजन होकर जाति और धर्म के आधार पर 6 देश बन गए। सर्बिया, सूडान और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो पूरा मुस्लिम देश है, 100% मुस्लिम है। हालांकि वहां राम की पूजा होती है, रामलीला खेली जाती है, हिंदुस्तानी अभी भी चलती है वहां, भारतीय परंपराएं, सारे त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम देश में अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन रामलीला खेली, और पात्र भी वही होते हैं मुस्लिम लोग। लेकिन उस देश के 2 टुकड़े हो गए, सारे मुसलमान होने के बावजूद। क्या हुआ? कुछ लोग ईसाई आए, लालच दिया, कुछ दिया, धीरे धीरे ईसाइयत बढ़ती चली गई। इंडोनेशिया के 2 टुकड़े हो गए, एक में मुसलमान रहते, एक में ईसाई। इसका अर्थ क्या है? सर्बिया में ऐसा हुआ, सर्बिया में भी मुसलमान थे, उस देश के भी टुकड़े हो गए, एक देश ईसाइयों का सर्बिया से टुकड़े बन गए। सर्बिया कहां है? यूरोप में है, इंडोनेशिया एशिया में है, और सूडान अफ्रीका में है। सूडान के 2 टुकड़े हो गए, वहां सारे ईसाई थे, वहां भी मुस्लिम लोग आ गए, जनसंख्या बढ़ी, मुस्लिम अलग हो गए आंदोलन। भारत में हो नहीं रहा है क्या? ऐसे प्रांत हैं जहां संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो मजबूत सरकार है, वरना कांग्रेस ने तो 2018 के चुनाव में, सुरजेवाला का बयान पढ़ लेना, 18 जून 1918 का, उसने कहा था 19 में अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है सत्ता में दोबारा, तो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्याओं को देश की नागरिकता देगी कांग्रेस। जिस पार्टी का एजेंडा ऐसा हो, वो देश को कहां लेकर के जाना चाहती है। इसलिए सारे देश को ये बात बताना, जागरूक करना। गांधी परिवार का एक और पिता है, उसने भी यही बयान दिया था कि कांग्रेस अगर सरकार में आती 2019 में, तो उनको नागरिकता तो देंगे,
और मुफ्त में मकान और रिहायशी घर देंगे रहने के लिए। किसको? रोहिंग्या मुसलमानों को। ममता बनर्जी ने, कांग्रेस ने उनको तार पार करवा करके बांग्लादेश से भारत में लाए। आज बंगाल की विधानसभा में 44 मुस्लिम विधायक हैं, उनमें से 17 विधायक ऐसे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। वो खुद भी आए, करोड़ों लोगों को लेकर के आए, अपना वोट भी बनवाया और वो विधानसभा में विधायक बन करके बैठे हैं। और उनके खिलाफ कोई बात करके देखो, 44 के 44 एक साथ करके। ये धीरे धीरे हो रहा है। पंजाब में ईसाइयत कितनी बढ़ी है। कौन लोग थे? अपने ही तो थे। हम बटे रहे, ये वैश्य, ये शूद्र, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये हरिजन। हरिजन में भी ये वाल्मीकि, ये इस जाति का, वो उसमें भी 17 और। हम हिंदू रहे ही नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, हिंदुत्व के नाम पे खड़ा होना, सनातन के नाम पे खड़ा होना इस देश की जरूरत है, वरना और कुछ। इसलिए समय रहते समझना। इसके बाद है स्वभाव। स्व मतलब मेरा, भाव मतलब मेरा भाव क्या है। स्वभाव मतलब मेरा देश, स्वदेशी, मेरे देश की बनी हुई चीज का उपयोग करना, मेरे देश के निशानों का, झंडे का, जो भी सम्मानजनक स्मृतियां हैं उनका सम्मान करना, मेरी अपनी भाषा का सम्मान करना, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आज अमेरिका अगर धमकी देता है कि 25% आपके ऊपर मैं ड्यूटी बढ़ा दूंगा, तो इसलिए क्योंकि निर्भर है। लेकिन हमने जवाब दे दिया कि तेरा व्यापार ही बंद करके तेरी चीजें ही नहीं लेंगी, क्योंकि हम अपनी चीजों पर विश्वास करके अपने देश की बनी हुई चीजों का उपयोग जब करेंगे तो विश्व में भारत से बड़ा व्यापार बाजार कोई नहीं है। देश की आजादी से पहले जब ये अंग्रेज भी आए, चाइना से भी आए, ह्यून भी आया, तो सब इसलिए आए थे इस देश में कि उस समय विश्व व्यापार का 33% व्यापार का हिस्सा भारत का होता था। अंग्रेजों से आने की, मुगलों से आने की पहले की बात कर रहा हूं। विश्व व्यापार का 33% व्यापार भारत का हिस्सा है। आज हम पीछे चले गए, लेकिन अब हम वहां पहुंच रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। आज केंद्रीय मंत्री जी मनोहर लाल जी जिस विभाग को देखते हैं, ऊर्जा विभाग, अभी तक देश में बिजली की कमी होती थी। अभी पिछले सर्वे हुआ 2024-25 में, हमने 4 देशों को इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और ऊर्जा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। भारत वो देश बन गया जो खाली बिजली से भरपूर होकर के 4 देशों को दे रहा है, बेच रहा है। चीन और श्रीलंका को समुद्र के नीचे से पाइपलाइन डाल करके उसके माध्यम से बिजली सप्लाई दे रहे हैं। एक गाड़ी है 8890, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, सारा रास्ता रुका हुआ है। 8890, तो ये जरूरी है। रक्षा के मामले में हम कहां रहते थे? बोफोर्स घोटाला सुना होगा, पनडुब्बी का घोटाला सुना होगा, हेलीकॉप्टर का घोटाला सुना होगा। क्यों? क्योंकि बाहरी देशों से मंगाते थे, लोग रिश्वत का काम करते थे। अब क्या हो रहा है? हमने ब्रह्मोस बनाया, हमने आग्नेयास्त्र बनाया। आज भारत 26 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट कर चुका है, जो हमने सामान बनाया, देश में सुरक्षा का सामान। 85 देशों के ऑर्डर हमारे पास है कि आप ब्रह्मोस हमें बना करके देखिए। इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1000 से ज्यादा ड्रोन, 1000 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर छोड़े। एक भी भारत की धरती पे पहुंच नहीं पाया। हिंदुस्तान में बना हुआ सुरक्षा कवच ने, ब्रह्मोस ने सबको गिरा दिया, भारत पर एक भी नहीं आया। अब दुनिया मानने लगी है कि ये छुपा हुआ रुस्तम है। दुनिया को ये नहीं पता था। इन्होंने आक्रमण तो कर दिया जब पाकिस्तान को पता लगा कि अगर एटम बम की बात सोचता हूं कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास एक होगा, हो सकता है इसके पास 10 होगा। इसका एक एरिया शायद हम कुछ खराब कर दें, ये सब कुछ हमारा लेके डूबेगा। आज विश्व डरने लगा, लेकिन भारत का काम डराना नहीं। हम किसी के देश पे कब्जा नहीं करते, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा नहीं है। वरना जब लंका को जीता था श्री राम ने, तो सब कुछ राजपाट आ गया, सब राक्षस मर गए। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया, ये सोने की लंका, स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां, ये सोने का सिंहासन, मैं आपके राज्य की रक्षा करूंगा, आप विराजमान हो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठो। राम ने
कहा नहीं भैया, मह्यम ना रोचन्ति जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, मुझे मेरी अयोध्या प्यारी है, मैं तो वहीं जाकर रहूंगा। ये जिसका देश है ये उसके नागरिकों को मिलना चाहिए। राजा आताताई था, राजा का समाप्त हो गया, ये जनता का राज है। भारत में लोकतंत्र अब से है, ये लोकतंत्र इतना मजबूत है। तो हमारे ये जो परंपराएं, जो संस्कार, जो सभ्यताएं रही हैं, उनको दोबारा से स्थापित करना होगा देश में। ये बात मैंने आपको स्वदेशी अपनाना, अपनी भाषा पर गर्व करना, अपनी भाषा में बोलना। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां अगर पंजाब की अदालतों में मुकदमे दर्ज होते हैं तो जज और कोर्ट में सुनवाई पंजाबी में होती है। हमारे यहां हाईकोर्ट में अंग्रेजी में होती है। गुजरात कह रहा है गुजराती में करेंगे, सब देश सारा देश कहना चाहिए। उड़िया में भी हो, बंगला में भी हो, तमिल में भी हो, कन्नड़ में भी हो, पंजाबी में भी हो। भाषा वो होनी चाहिए जो हमें समझ आ सके। मैं यहां से अंग्रेजी में बोलने लग जाऊं या आप अंग्रेजी में बोलो और मुझे समझ ही ना आए तो उस बात का फायदा क्या? बात तो वो होनी चाहिए जो दिल तक उतर जाए। कई बार कहते हैं ना भी वो क्या कर रहा है, वो कहते हैं मजा अपना आदमी। हम कहीं और चले जाएं, गुजरात में चले जाएं और वहां कोई अचानक हमें कह दे कि कड़े का है भाई, हमें क्या लगता है ये मेरा भाई मिल गया, मैं जानता भी नहीं उसको, वो भाषा ने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये सभी भाषाएं प्यारी हैं, मीठी है। मुझे कोई कड़वी लग सकती है क्योंकि मैं जानता नहीं, लेकिन उस भाषा का अपना एक रस, इसलिए भाषा के ऊपर भी काम करो। अपने घर में अपनी भाषा बोलना, बाहर हिंदी की जरूरत तो हिंदी बोलो, अंग्रेजी की जरूरत हो तो अंग्रेजी में भी बात करो, लेकिन अपनी भाषा। इसके बाद है ये समरसता वाला बिंदु हुआ। अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु है नागरिक कर्तव्य, जो 5वां बिंदु। नागरिक मतलब एक नागरिक के नाते मेरे कर्तव्य क्या है। हम पार्टी में हैं, चाहे सरकारी विभाग में हैं, हम ये तो कहते हैं मेरे लिए कुर्सी कहाँ है, मेरे लिए छुट्टियां कितनी हैं, मेरे लिए टीएडीए कितना मिलेगा, घूमने फिरने का क्या मिलेगा, मेरे परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, ये सब कुछ हम देश से मांगते हैं, हम पार्टी से भी मांगते हैं। लेकिन उसके प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। क्या मैं 12 घंटे की 8 घंटे की नौकरी में 8 घंटे काम करता हूं? क्या मैं ईमानदारी से काम करता हूं? मैं छोटा दुकानदार हूं चाहे बहुत बड़ा धनाढ्य हूं, क्या मैं टैक्स समय पर देता हूं? जिससे इस देश ने चलना है, जिससे मेरे लिए उसी टैक्स से मेरे लिए भी सुख सुविधाएं आनी है, क्या मैं समय पर देता हूँ? क्या चोरी करता हूं? क्या मैं ट्रैफिक रूल का सिग्नल पे एक सिपाही खड़ा है, वो मुझे हाथ दे रहा, मैं रुकता हूं, मैं कहता हूं 2 टके का सिपाही। मेरे दिल में भावना क्या है? वो ड्यूटी कर रहा है और मेरे मन में भावना क्या है? कौन पूछे इसे? और अगर उसने रोक भी लिया तो अगर लगाऊं फोन, उतारूं तेरी वर्दी, ये भाव है हमारा। वो भी इस देश का सेवक है। और अपनी तरफ देखें तो मैं ये चाहता हूं कि मैं बीजेपी का नेता हूं, मेरी गाड़ी पे झंडी लगे तो मेरी गाड़ी को तो रोके, हाँ, ये मैं अपना अधिकार समझता हूं। और वो जो वर्दी में खड़ा है सरकार का आदमी, वो अगर रोक रहा तो मुझे उससे गुस्सा आ रहा। छोटे छोटे बातें हैं जो समाज में, हेलमेट नहीं लगाना है, किस लिए नहीं लगाना है कि यार मैं हेलमेट लगाऊंगा तो मेरी बेइज्जती है। लाइन लगी है, मैं 5वें नंबर पे लाइन पे नहीं लगना चाह रहा, मैं किसी को फोन करूंगा यार उसको बोल जाते तो पीछे से, उसमें मेरी इज्जत है। छोटे छोटे कामों में सरकार का सहयोग नहीं करना नागरिक का कर्तव्य। मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूं, मैं गरीब तबके वाले क्षेत्र में रहता हूं, एक अध्यापक हूं। क्या मैं इतना कर सकता हूं कि शाम के समय ताश खेलने की बजाय अपने मोहल्ले के 10 बच्चों को अंग्रेजी या मैथ या कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता? क्या मेरा कर्तव्य नहीं? मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए भी कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी में हूं, हम यहीं तक आ जाएं। क्या पार्टी में पद पर, बड़े पद पर जाना, चुनाव के लिए टिकट मांगना, ये बनना वो बनना, यही कर्तव्य, यही है? ये भी तो कर्तव्य है कि अगर मेरे को कहा जा रहा है कि भाई आज ना पैसे पूछे तो है नहीं, पार्टी के पास सब अपनी अपनी रोटी घर से लेकर आना, इकट्ठे बैठ के खाएंगे, दरिद्र भी अपने आप ही बिछा देंगे। ये पार्टी वहीं से शुरू हुई है। अपने आप अपने घर से अपना खाना लेकर के आते, टिफिन में डाल के, और वहां 4 दरियां पड़ी होती थी, सब झाड़ते थे, सब बिछाते, उसी दरी पे बैठते थे, शाम को जाते हुए फोल्ड करके रख के चले। इसलिए इस पार्टी के निर्माण में जो इस भवन के नीचे नींव के पत्थर हैं, उनके कारण हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं। जनसंघ के समय पे जिन्होंने इस पार्टी को शुरू किया, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, जो आज भी खपा रहे हैं संघ के प्रचारक के रूप में,
पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं लगातार, उनकी तरफ भी तो देखें, उनको देख करके कुछ कर्तव्य का एहसास करें। देश के प्रति कर्तव्य, संगठन के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, अगर वो भावना से काम करेंगे तो कभी मन उचाट नहीं होगा। अगर सिर्फ पार्टी में या देश में इसलिए है कि मुझे तो इसके अधिकार ही चाहिए, मेरे को सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं तभी मिलेंगी जब मेरा भी योगदान बराबर का रहने वाला है। इसलिए अगर विश्व गुरु भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, वैभवशाली भारत बनाना, तो ये चुनाव लड़ते रहेंगे, सत्ता पे भी हम आते रहेंगे, लेकिन ये जो काम है, ये असली काम है राष्ट्र को वहां तक ले जाने के लिए। शस्त्र अस्त्रों से युद्ध जीते जा सकते हैं, दिल नहीं जीते जा सकते। दिलों पर राज करना है, राम राज्य की स्थापना करना है, तो श्री राम के राज्य में जिस प्रकार का व्यवहार, आचार व्यवहार, चरित्र था, उस प्रकार का चरित्र का निर्माण समाज में करना पड़ेगा। मेरे मन में कहीं भी चलते हुए ये भाव रहना ही चाहिए कि दुनिया मुझे देख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की नेता है, ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसका चाल चलन, इसका चरित्र, वाह मजा आ गया। ये मुझसे वोट मांगे ना मांगे, वोट तो इन्हीं का। इस बार इस जनता ने दिया है हमें 30 रुपए। हम तो कंधे डाउन थे, लेकिन जनता ने स्वीकार किया भी हरियाणा में कोई भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है। यही वो पार्टी है जिसने 10 साल कर लिया, आगे 5 साल के लिए भी यही रहनी चाहिए। यही रहेगी तो बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरियां मिलेगी, वरना फिर दोबारा से टूम बेचनी पड़ेगी, किले बेचनी पड़ेगी। जनता ने हम पर विश्वास किया। हमें 2047 तक हर प्रकार से सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहना दबंगई से नहीं रहा जाता, सत्ता में काम करने से रहा जाता है। उसके लिए समाज को जागृत करना संगठन का काम है, और सरकार में बैठे हुए लोगों का सरकार के माध्यम से विकास के काम करने का काम है। हम सरकार बनने की कोशिश न करें, वो सरकार बैठी है, वो सरकार का काम करे, जनता के सरकार से जो काम हो सकते हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन हमारा काम संगठन में रह करके इस विचार को कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेक कार्यक्रम है, बूथों पर चर्चा होगी अभी, उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यकर्ता को पहले तैयार करें। व्यक्ति निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए ये कार्यशाला है, ये प्रशिक्षण वर्ग है। एक प्रकार से यहाँ व्यक्ति का निर्माण होगा, उसमें चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होगा, परम वैभव तक जाएंगे, विकसित राष्ट्र बनेंगे। इसी के साथ आपने मुझे धैर्य से सुना, आपको बहुत बहुत आभार।